हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में ली चेटेलियर प्रिंसिपल उसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, तो उसमें जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा उससे सिस्टम को गुस्सा भी आएगा। सो न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो इसका आंसर कैसे मिलेगा? तो उसके लिए आपके पास रिएक्शन जो हो रहा है उसका नेचर पता होना चाहिए। ओके, आप बोलोगे सर नेचर मींस व्हाट? नेचर मींस एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ओके, तो सबसे पहले आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई। यस, ये मैंने थर्मो में आपको बताया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई एंडोथर्मिक, हाउ टू आइडेंटिफाई एंडोथर्मिक। आप एंडोथर्मिक को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? ओके, तो सबसे पहले A प्लस 10 कैलोरी गिव्स B। ओके, ए बी एंडोथर्मिक का एक रिप्रेजेंटेशन है। A प्लस 10 कैलोरी गिव्स B। Another way, in the form of changing energy, it means A gives B, so you have to write delta H plus 10 कैलोरी। एंडोथर्मिक को आप चेंज के फॉर्म में भी लिख सकते हो। और जीनिट वाले थोड़ा और भी ज्यादा परेशान करते हैं। A gives B, A plus 10 को सामने ले जाएंगे, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में minus 10 कैलोरी। So there are three ways for the representation of endothermic. ओके, तो एक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू में ऐसा मेंशन नहीं किया होगा कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। आपको रिप्रेजेंटेशन से पता चल जाएगा कि एंडो है कि एक्सो है। तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। ओके, नाउ एक्सो। एक्सोथर्मिक एग्जांपल में C2D का ले रहा हूं, C2D प्लस 10 कैलोरी, या तो फिगर चेंज करते हैं 20। चलो ठीक है, मतलब 20 कैलोरी हीट क्या हो गई? रिलीज्ड हो गई विद प्रोडक्ट रिजल्टेंट, तो इसको एक्सो बोलते हैं। एक्सो में चेंज जो आता है वो नेगेटिव में लिखते हैं, तो C gives D, इसको डेल्टा H के फॉर्म में लिखना हो तो -20 हो जाएगा। ओके, और इक्वेशन में थोड़ा इधर उधर करना है, तो +20 को इधर ले लो, दैट इज -20 कैलोरी गिव्स। तो ये भी एक्सो का ही रिप्रेजेंटेशन है। नॉर्मली थर्मोडायनेमिक्स में हम चेंज के फॉर्म में लिखते हैं, और ये आइडियल मेथड ही है, डेल्टा एच के फॉर्म में। 90% तो डेल्टा एच के फॉर्म में ही होगा, 9% में ए कॉन्सेप्ट आ सकता है और 1% में ए भी आ सकता है। क्लियर? तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, इट मींस एंडोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव है, इट मींस एक्सोथर्मिक। तो ये पहले क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इसका एक बार फोटो फिर से ले लो। आगे थर्मो में मैंने पढ़ाया था टॉपिक का, फिर से आप भूल गए होंगे तो फोटो निकालो। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का रियल नेचर कैसा है। ओके, तो रिगार्डिंग हीट हमें पता है कि एंडोथर्मिक का मीनिंग होता है हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग प्रोसेस, और एक्सो मतलब हीट रिलीज्ड। अब एक सिंपल लॉजिक आप सोचो, एंडो का नेचर है हीट को एब्जॉर्ब करना, मतलब उसको ज्यादा हीट मिलेगी तो उसको अच्छा लगेगा। इन दैट केस यू हैव टू इंक्रीज टेंपरेचर, सिंपल लॉजिक। मतलब एंडोथर्मिक में टेंपरेचर आप बढ़ाओगे ना तो उसको अच्छा लगेगा। जैसे आपको गुलाब जामुन खाने हैं, गुलाब जामुन आपका फेवरेट है और आप उसको खा रहे हो, और आपकी जो मम्मी है वो और भी पिरोसे जा रही है थाली में, गुलाब जामुन खा बेटा, खा बेटा, आपको कैसा लगता है मुझे बताओ?
अच्छा लगेगा नहीं? मतलब आपकी जो डिश फेवरेट डिश है वही आपको मिल रही है और इसका उल्टा हो गया तो नहीं खाना है, ऐसा हो जाएगा नहीं। तो एक एंडो की बात है। एक्सो की बात करते हैं। एक्सो में भी ऐसा होगा। एक्सो का नेचर है कि हीट रिलीज हो रही है और सिस्टम को हीट रिलीज करना है और आप उसको हेल्प कर रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर रहा हूँ, चल मैं भी निकाल रहा हूँ तुम्हें, मतलब दोनों एक्टिविटी सेम डायरेक्शन में हो रही है एंड दैट इज बेनिफिशियल। ओके, तो एंडो में हाई टेम्परेचर बेनिफिशियल होता है और एक्सो में लो टेम्परेचर बेनिफिशियल होता है। आपको स्कूल में आ रहे हो साइकिल लेके और आपकी डायरेक्शन है वही डायरेक्शन यदि विंड की हो गई तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ रहा हूँ, डायरेक्ट कंक्लूजन। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बस कंक्लूजन याद रखना है क्योंकि एंडो और एक्सो का आइडेंटिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसमें दो ही लाइन है, if reaction is एंडोथर्मिक है तो यहाँ पे दो ऑप्शन, आपने टेम्परेचर बढ़ाया और आपने टेम्परेचर कम किया, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, सो हाई टेम्परेचर इज बेनिफिशियल, इट मींस ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, ओके। और ये आपने किया तो ये रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड में, एक क्लियर होना चाहिए। और दूसरा बी, if reaction is एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में रिजल्ट उल्टा आएगा, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड में जाएगा और आप टेम्परेचर को कम करोगे तो वो फॉरवर्ड में जाएगा। इसका मीनिंग हुआ कि एक्सो के लिए लो टेम्परेचर बेनिफिशियल है और एंडो के लिए हाई टेम्परेचर बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल मींस न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये पता होना चाहिए, ओके। तो इस बेस पे कंक्लूजन है टेम्परेचर का, तो ये तीनों फैक्टर आप लोग जैसे एक्सो एंडो लो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट प्रोसेस नेवर पॉसिबल। आपका रिएक्शन या तो एंडो होगा या तो एक्सो होगा, दैट इज फैक्ट, ओके। अब आपने एक और प्रोसेस सुना होगा, अब मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, why Haber process occurs at high pressure and low temperature। इसका रीजन क्या है? Why Haber process occurs at high pressure and low temperature? और ऐसा नहीं कि हेबर के लिए एग्जांपल हो, ऐसा कोई भी रिएक्शन है इसमें आपको कंडीशन दी है और आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है कि क्यों ये हाई प्रेशर पे हो रही है, क्यों ये लो टेम्परेचर पे हो रही है। तो ऐसे एमसीक्यू भी आपको मिलेंगे, क्लियर। तो हाई प्रेशर मेंशन किया तो आगे वाला कॉन्सेप्ट है हमारा हेबर का रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3। तो प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या था? सी द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, 4 मोल्स है और यहाँ पे एक ही मोल है, तो रिएक्टेंट के मोल जितने ज्यादा हाई प्रेशर इज बेनिफिशियल और इसीलिए हेबर प्रोसेस हाई प्रेशर पे हो रही है, ओके। लो टेम्परेचर पे क्यों हो रही है? उसका रीजन है इसका जो डेल्टा H है दैट इज नेगेटिव। कोई भी रेफरेंस बुक में हेबर प्रोसेस का डेल्टा H लिखा होगा तो वो जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी और नेगेटिव साइन इंडिकेट व्हाट? एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में लो टेम्परेचर बेनिफिशियल है, क्लियर। एक कांसेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। और हाई प्रेशर मतलब ऐसा नहीं कि बस इनफाइनाइट प्रेशर डालना, हर एक की लिमिटेशंस होती है। ज्यादा प्रेशर करने जाओगे तो जो वेसल है वो फट भी सकती है, तो उसकी लिमिटेशन है 200 बार, मुझे याद है तब
टेम्परेचर लो बेनिफिशियल है, लेकिन इसका लो मतलब ऐसा नहीं कि 0 डिग्री पे रिएक्शन देगा। लो टेम्परेचर की भी कंडीशन, उससे नीचे आप नहीं जा सकते क्योंकि वो स्पीड पे इफेक्ट करता है। ओके, तो इंडस्ट्री में एक लैंग्वेज है, एक वर्ड है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग होता है नॉट मोर नॉट लेस। ओके, मतलब एक बॉर्डर रहती है कि चलो हाई प्रेशर पे करना है तो बस यहाँ पे, उससे आगे नहीं जाएंगे, वरना रिवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट होती है उसकी कुछ। ओके, तो हर एक चीज में ऑप्टिमाइजेशन वर्ड है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। नॉट मोर नॉट लेस, बढ़ना चाहिए ऑप्टिमाइजेशन, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। हेल्थ का इश्यू आ सकता है, ऐसा नहीं कि पूरा दिन पूरे रात पढ़ते जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। ओके, तो ये वर्ड है, खाना चाहिए, नॉट मोर नॉट लेस। ओके, सो ये जो वर्ड है ऑप्टिमाइजेशन, ये आपको मिलेगा रेफरेंस बुक में या टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी, तो इसका मीनिंग ऐसा होगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का कांस्टेंट है। तो हमारे 3 फैक्टर यहाँ पे आ गए, कंप्लीट हो गए, मतलब कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर। ये तीनों पैरामीटर कांस्टेंट हो गए थे, तो उसको हमने बारी-बारी चेंज किया। इसमें ये चेंज करेंगे, इसमें ये करेंगे कैसा होगा, इसमें ये चेंज करेंगे कैसा होगा। तो ये नॉलेज जो है वो आपके पास होना चाहिए। ओके, तो मेनली 3 फैक्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी 2 फैक्टर की बात कर रहे हैं जो ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जेडब्ल्यू नीट और गुजकेट में उसके एमसीक्यू आ सकते हैं। 3 जो है वो कंप्लीट हो गए। ओके, चलो, तो यही लेक्चर में वो बाकी 2 फैक्टर है उसको भी जोड़ देगा, जिससे हमारा पार्ट 2 जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। ओके, नंबर 4, effect of inert gas, effect of inert gas। अब इसका मीनिंग क्या होगा? नॉर्मली इनर्ट मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ऑल आर इनर्ट गैस। मतलब once strong in equilibrium condition, and if you add any inert gas, then what effect on equilibrium? तो यहाँ पे 2 लाइन है बस, you have to remember just 2 lines. The first line, if inert gas at constant volume, बस ज्यादा डिटेल में मत जाओ, at constant volume, then no effect on equilibrium कंडीशन। क्लियर? मतलब इनर्ट गैस आप जो ऐड कर रहे हो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप ऐड कर रहे हो, मतलब सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है और आप वहां पे ऐड कर रहे हो, तो वहां पे उसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। ओके, एंड सेकंड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ inert gas at constant pressure, then new equilibrium shift towards in that direction where number of moles are more। ओके, अब इसका मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। एग्जांपल, एक और प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 गैस। ओके, अब ऐसे क्या आ सकता है, if helium at constant pressure, then new equilibrium established in which डायरेक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो हीलियम मतलब इनर्ट गैस है कि नहीं,
और आप कांस्टेंट प्रेशर पे अप्लाई कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप अप्लाई कर रहे हो वो भी इक्विलिब्रियम को, तो नया इक्विलिब्रियम कहां पे शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर मोर। यस, क्लियर? तो ज्यादा मोल किस साइड पे वो चेक करो, तो हेबो प्रोसेस में आपको पता है यहाँ पे 4 मोल्स है, ओके, और यहाँ पे 2 ही मोल है, तो ज्यादा मोल कहाँ पे है, किस साइड है, लेफ्ट साइड है, मतलब न्यू इक्विलिब्रियम जो आएगा वो आपका रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में आएगा। इट मींस नॉट बेनिफिशियल, मैं ऐड नहीं करना चाहिए, आप तो नहीं करोगे, लेकिन आपका कोई दुश्मन है, एनिमी है, वो कर सकता है। क्लियर? कहीं भी पता होना चाहिए। हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो नो इफेक्ट, ओके, तो 2 लाइन माइंड में सेट कर देना, ओके, बहुत इजी है। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, तो इसका भी एक फोटो लेना चाहिए। और एक लास्ट में बात करते हैं रिगार्डिंग कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के बारे में वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का रोल क्या है, तो वो भी आगे हमने बढ़ाया है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट का रोल क्या है मुझे बताओ, तो कैटलिस्ट का रोल क्या है, यदि आप इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कोई कैटलिस्ट ऐड करते हो तो उसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी, ओके। सो मैंने जो पीडीएफ भेजा है उसमें 2-3 पॉइंट्स लिख के रखे हैं, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन। नंबर 1, कैटलिस्ट यूज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई चेंज नहीं मिलेगा, डेल्टा H है वो भी चेंज नहीं होगा, डेल्टा में चेंज इन एंथैल्पी, तो आप बोलोगे इक्विलिब्रियम की इफेक्ट नहीं हो रही है। तो कैटलिस्ट का रोल क्या है, जस्ट इंक्रीज रेट एंड डिक्रीज टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रेट बढ़ाएगा मतलब टाइम को कम करेगा, और ये क्यों करता है, कैसे करता है, वो ट्रांस में मैं डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन अभी आप इतना क्लियर होना चाहिए, कैटलिस्ट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्लियर होना चाहिए। अब एक्टिवेशन एनर्जी वर्ड क्या है वो डिटेल में एग्जांपल के साथ मैं 12th में आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए। तो पांचों फैक्टर है, मेन तो 3, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, लास्ट में 2 मैंने आपको बता दिए, जो मैंने पीडीएफ आपको भेजा है उसमें